हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नया चाइनीज़ ड्रामा लेकर आए हैं, लेकिन उसे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड जियान को देखते हैं जो हेवन में होती है और मजे से चिकन लेग खा रही होती है। तभी हेवन के गॉड उसके पास ध्यान में बैठे होते हैं तो वो उनसे कहती है कि आप मुझे दुनिया में भेज दीजिए, मेरा बहुत मन करता है नीचे दुनिया में जाने का। अगर आप मुझे दुनिया में भेजेंगे तो मुझे क्या बनाकर भेजेंगे। इस पर गॉड कहते हैं कि वैसे तो अगर मैं तुम्हें दुनिया में भेजूं तो मेरा मन है कि तुम्हें किसी जानवर का रूप देकर भेजूं, लेकिन अगर ऐसा किया तो कोई तुम्हें मार ही ना दे, ये सोचकर मैं रहने देता हूँ। वो कहती है मेरा बहुत मन है कि मैं दुनिया में जाऊं। इस पर वो कहते हैं कि किसी काम की तो तुम हो नहीं, यहाँ भी तुम कुछ नहीं करती, वहाँ जाकर तुम क्या कर लोगी। और फिर वो उसे अचानक दुनिया में भेज देते हैं। उसके हाथ में चिकन लेग था, वो खाते हुए नीचे गिरती है। गॉड कहते हैं मेरा जीना तो तुमने बहुत हराम कर दिया, अब जाकर दुनिया वालों का भी जीना हराम करना। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले रही होती है। तभी अचानक जियान की आत्मा उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है। पहले तो जियान खुद को देखकर हैरान होती है और अपने कपड़े वगैरह देखकर मन में कहती है कि वाह, मैं तो किसी रिच फैमिली में आई हूँ, मेरे तो मजे हो गए। लेकिन तभी वो अपने सामने बैठे इंसान को देखती है जिससे गोल्डन स्पिरिचुअल पावर निकल रही होती है। वो उसे घूरने लगती है और मन में कहती है कि कितना हैंडसम है। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा मेल लीड जैंग था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जिस लड़की की बॉडी में वो आई है उसका उस लड़की के हस्बैंड जैंग के साथ डिवोर्स हो रहा है। तभी जैंग उससे कहता है कि क्या हुआ, मेरी शक्ल क्यों देख रही हो, साइन करो डिवोर्स पेपर्स। तो वो कहती है ओ तो ये बात है, यहाँ डिवोर्स का सीन चल रहा है। पर अपने मन में कहती है कि इससे तो इतनी सारी गोल्डन स्पिरिचुअल पावर निकल रही है, मैं पागल तो नहीं हूँ जो इसे छोड़ दूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगी। इसके बाद वो खुद को एक चुटकी काटती है और रोने लगती है। वो जैंग के पास जाकर उसे लिपटते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए, प्लीज। जंग पहले तो उसकी इन बातों पर हैरान हो जाता है और फिर उसे नाराज होकर कहता है कि अब इसमें तुम्हारी कौन सी चाल है जो तुम डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करना चाहती। ये सुनकर जंग उसकी जन्म कुंडली अपने सामने खोलकर पढ़ने लगती है और वो सारी बातें ना जाने कैसे लेकिन जंग को भी सुनाई दे रही होती हैं। इसके बाद वो कहती है बेचारे इसके चारों तरफ विलन्स ही विलन्स है, इसे तो ये तक नहीं पता कि इसकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट जो इसका बहुत भरोसेमंद आदमी है उसी ने इसकी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स चोरी करके दूसरी कंपनी को दिए हैं। ये सुनकर जांग हैरान रह जाता है और मन में कहता है कि मुझे जियान की मन की आवाज कैसे सुनाई दे रही है। वो अपने ब्रेसलेट को देखता है और कहता है कि ये मुझे बहुत बड़े मंदिर के पुजारी ने दिया था, शायद इसी ब्रेसलेट का कमाल है कि मैं इसकी मन की बातें सुन पा रहा हूँ। तभी उसकी असिस्टेंट जियांग कहती है कि क्या तुमने नहीं सुना, इन पेपर्स पे साइन करो और यहाँ से जाओ। तो वो उसे कहती है एक मिनट, तुम कौन होती हो ये सब बोलने वाली, अभी तक हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है, मैं अभी भी जांग की वाइफ हूँ और मुझे अपने हस्बैंड के पास बैठने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो तुम अपनी बकवास बंद रखो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। तभी वो लड़की मन में कहने लगती है कि इतने अच्छे आदमी को कौन छोड़ सकता है, वैसे तो 1 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में इसकी टांगे चली गई और तब से ये चल नहीं सकता, लेकिन इसके पास इतनी बड़ी कंपनी है, जैसे ही इसका डिवोर्स होगा मैं अपनी जगह बना लूंगी। पर ये सब जियांग को भी सुनाई दे जाता है। इसके बाद वो उसका फॉर्चून कैलकुलेट करने लगती है और फिर हंसने लगती है। जियांग पूछता है तुम हंस क्यों रही हो। वो कहती है तुम बहुत जल्द बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हो और तुम उससे निकल भी नहीं पाओगी। लड़की कहती है अपनी बकवास बंद करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मुझे पता है मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी जैंग मन में कहता है कि वैसे तो मैं रोज कंपनी में आता हूँ, लेकिन मैंने कभी ये चेक नहीं करवाया कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कहीं और तो नहीं जा रहे। अब ये मुझे एक बार चेक करवाना पड़ेगा, लेकिन मुझे इस लड़की पर भी भरोसा नहीं, क्या पता डिवोर्स ना देने के लिए ये कोई ट्रिक हो। तभी वहाँ उसका हस्बैंड आ जाता है और उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा दिया, यू बिच। वो कहती है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, हस्बैंड प्लीज मुझे माफ कर दो। हस्बैंड कहता है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था और मेरे पास सबूत है। वो वीडियो दिखाता है और कहता है देखो तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। फिर वो उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है अब तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होता है। और वो उसे वहाँ से ले जाता है। ये देखकर जैंग भी सोच में पड़ जाता है कि शायद ही सच कह रही थी। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम चेक करो कि कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं की। असिस्टेंट कहता है जी सर, मैं अभी चेक करवाता हूँ और वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद जांग जैंग से कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई स्वेयर, मैं तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल रहूंगी। ये सुनकर वो उसे गुस्से से देखने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट वापस आता है और कहता है, सर आपका शक बिल्कुल सही था। वाइस प्रेसिडेंट ने कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए हैं और वो उन्हें कॉम्पिटिटर कंपनी को बेचने वाला था। ये सुनकर जांग मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसे तो ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन जांग बहुत शॉक था और मन में कहता है कि इस बार बात भी सच नहीं। इसके बाद वो उसे कहती है कि चलो ना, मान भी जाओ ना, हम डिवोर्स नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो वो कहता है कि वही तुम ही थी जिसने सबसे पहले डिवोर्स सुझाया था, डिवोर्स लेना चाहती थी। तो वो कहती है, लेकिन अब मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए और मैं खुद पीछे हट रही हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें मेरी जैसी लड़की फिर दोबारा नहीं मिलेगी, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। तो वो उसे देखने लगता है और कहता है कि कितनी खुशफहमियां है ना तुम्हें। लेकिन तभी वो उसे चुप कराने के लिए उसे किस कर लेती है, जिससे वो एकदम शॉक हो जाता है और उसे दूर धक्का देता है और कहता है, ये क्या कर रही हो तुम। लेकिन वो तो खुद को देख रही होती है कि सारी गोल्डन स्पिरिचुअल पावर उसमें से निकल रही थी और मन ही मन कह रही होती है कि सिर्फ इसको किस करने से इतनी पावर मिल गई है, अगर मैं इस पर्सन के साथ इंटीमेट हो जाऊंगी तो फिर तो मेरे मजे ही मजे हैं। ये सब सोचकर वो उसके पास ही होती है। तभी वो कहता है कि तुम मुझ पर हंस रही हो। तो अपने मन में कहती है कि याद आया कि इसकी सिस्टर इन लॉ ही इसके भाई को, जो बहुत अच्छा है, धोखा दे रही है और उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। और एक ये है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, फिर भी इसको मैं अच्छी नहीं लगती और इसको मैं बुरी लग रही हूँ। कम से कम मैंने किसी से अफेयर तो नहीं चलाया ना। और ये सुनकर जांग एकदम शॉक हो जाता है और मन में कहता है कि क्या ये सच है। इसके बाद वो जांग को कहता है कि अच्छा चलो घर चलो। तो वो कहती है, क्या तुम मान गए, और खुश हो जाती है। इसके बाद वे दोनों कार में बैठकर घर जा रहे होते हैं और जांग आंखें बंद करके लेटा हुआ होता है। तभी वो उसे देखकर कहने लगती है कि मुझे लगता है इसको कोई बीमारी है। 1 मिनट में इसका मूड चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इसके बाद वो कार के शीशे में मुंह लगाकर सो जाती है। तभी शैंग उसकी आवाज़ सुनकर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसकी मन की आवाज़ कैसे सुन पा रहा हूँ, लेकिन ये जो भी बोल रही है वो कंफर्म सही हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं, लेकिन ये एकदम चेंज कैसे हो गई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वो आगे होकर उसे देखता है जो अजीब से तरीके से सो रही थी और वो हैरान रह जाता है और कहता है कि ये ऐसे कैसे सो सकती है। फिर वो उसे देखने लगता है और कहता है, वैसे एक बात तो है, तुम सिर्फ सोते हुए ही क्यूट लगती हो। इसके बाद वे दोनों जैंग के घर जाते हैं जहाँ पर जैंग की मॉम, भाई और सिस्टर इन लॉ रहते थे। तभी जैंग की सिस्टर इन लॉ अपने बेटे को देखकर कहती है कि देखो तुम्हारे अंकल आए हैं, अंकल को हेलो बोलो। तो वो अंकल को हेलो बोलने लगता है। तभी वहाँ उसका ब्रदर इन लॉ आता है, जिसे देखकर जियान मन में कहने लगती है कि वाओ, ब्रदर इन लॉ कितने हैंडसम हैं, उनकी बॉडी तो देखो। और ये सारी बातें उन सबको सुनाई दे रही होती हैं, यानी जियान की मन की बातें जैंग की मॉम, भाई और जैंग सभी सुन रहे होते हैं। इसके बाद वो फिर मन में कहती है कि इतना अच्छा हस्बैंड होने के बावजूद भी सिस्टर इन लॉ ने उसे धोखा क्यों दिया। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी वो कहती है कि सिस्टर इन लॉ की तो नेक पर लव बाइट भी है। इसके बाद वो फॉर्च्यून कैलकुलेट करने लगती है और कहती है, ओ माय गॉड, ये तो खूब इंजॉय करके आई है। मैं हैरान हूँ कि इसे अपने हस्बैंड से डर भी नहीं लगा कि अगर उसे पता चल गया तो फिर क्या होगा। और ये सारी बातें पूरी फैमिली को सुनाई दे रही होती है। इसके बाद जैंग का भाई अपनी सिस्टर इन लॉ से कहता है कि तुम मेरे साथ रूम में चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है, और उसे खींचकर रूम में ले जाता है। इसके बाद जियान मन में कहती है कि अगर ये यहाँ पर ही सबके सामने उसकी नेक पर ये देख लेता तो मुझे एक और शो देखने को मिल जाता। इसके बाद वो बैठकर वाटरमेलन खाने लगती है, लेकिन उसकी नजर उन दोनों के कमरे की तरफ ही थी। तभी उसकी सिस्टर इन लॉ भागती हुई बाहर आती है और अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि आपका बेटा मुझसे डिवोर्स चाहता है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जैंग का भाई यानी यू आता है और कहता है कि इसने मुझे चीट किया है, इसे शर्म नहीं आती, मैरिड होते हुए भी किसी और के साथ अफेयर चलाती रही और मेरे पास सबूत है। तो वो कहती है, नहीं, कल रात को मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इस वजह से हुआ, मुझे नहीं पता कि वो कौन था, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। तभी जियान मन में फिर कहती है कि झूठी कहीं की, कह रही है कि इसे ड्रग किया गया था और जो ये मैसेज पर मैसेज करके उसे बुला रही थी मिलने के लिए, वो सब क्या था। ये सुनकर यूज का फोन छीन लेता है और चेक करने लगता है और उसमें वो सब मैसेजेस थे, जो देखकर वो कहता है, अच्छा तो फिर ये क्या है। तो वो एकदम शर्मिंदा हो जाती है और कहती है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। और उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अपने बेटे के बारे में तो सोचो, क्या वो मेरे बिना रह सकता है, फिर वो भी मेरे साथ जाएगा। तभी उसका बेटा भी कहता है कि हाँ, मैं मॉम के बिना नहीं रह सकता, मैं मॉम के साथ जाऊंगा।
तो यू की मॉम कहती है नहीं, ये हमारी फैमिली का ग्रैंडसन है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा हमारे साथ। ये सुनकर सिस्टर इन लॉ बहक जाती है और कहती है अच्छा तो ये बात है, अगर तुम लोग अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहते हो और चाहते हो कि हमारा डिवोर्स भी हो जाए तो तुम्हें मुझे 15 मिलियन देने होंगे, उसके बाद मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर जियान हंसने लगती है और कहती है कि कहाँ के पैसे, कौन से पैसे और कहाँ का ग्रैंडसन, जब ये हमारा है ही नहीं। मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब ब्रायन लॉ को पता चलेगा कि ये उनका बेटा नहीं है बल्कि ये तो किसी और का बेटा है जिसे आज तक वो अपना बेटा समझकर पाल रहे थे। और ये सुनकर सबको 434 वोल्ट का झटका लगता है। तभी जैंग कहता है कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, तुम इसे ले जा सकती हो। ये सुनकर वो चालाक बच्चा रोने लग जाता है तो जान जल्दी से उसे अपने मैजिक से चुप करा देती है, जिसके बाद सर्वेंट उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जैंग सिस्टर इन लॉ से कहता है कि सच तो ये है कि ये मेरे भाई का बेटा है ही नहीं, तो फिर इसकी धमकी हम कैसे स्वीकार करें। तो सिस्टर इन लॉ कहती है कि बकवास बंद करो, तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि प्रॉपर्टी में एक और हिस्सा ना हो जाए। तो वो कहता है नहीं, मेरे पास इसका सबूत है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है जो वहाँ डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है। रिपोर्ट देखकर जैंग की मदर एकदम शॉक्ड रह जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम इतनी घिनौनी भी हो सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। जिस बच्चे को हमने बचपन से लेकर आज तक अपना समझकर पाला वो किसी और का था। और गुस्से में कहती हैं कि क्या उस बच्चे के लिए हम इसे 50 मिलियन भी दें। इसके बाद वो सिस्टर इन लॉ से कहता है सच सच बताओ ये बच्चा किसका है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तभी जिया मन में कहती है कि ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि इस बच्चे का पिता कौन है। फिर वो कैलकुलेट करने लगती है और उसे पता चल जाता है। वो सिस्टर इन लॉ से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे अडॉप्टेड पेरेंट्स का बायोलॉजिकल बेटा ही इस बच्चे का पिता है। ये सुनकर सिस्टर इन लॉ एकदम हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हें कैसे पता। ये सुनकर जिया हंसने लगती है क्योंकि उसने अपना पाप खुद ही खोल दिया था। इसके बाद सिस्टर इन लॉ इनोसेंट बनने की कोशिश करती है, कहती है हाँ तो मैं और क्या करती, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ होता था। तुम्हारे जीते जी मैं एक विडो की जिंदगी जी रही थी, इसलिए मैंने ये सब किया। और अगर अब तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। तो वो कहता है तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। सिस्टर इन लॉ ने बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि तुम देखना, तुम सब बहुत जल्द बैंकरप्ट हो जाओगे, तुम लोगों के पास खाने को भी पैसे नहीं होंगे। और पता नहीं क्या क्या बोल रही होती है। तो जियांग कहती है तुम हमारी फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया है कि तुम बहुत जल्द जेल जाने वाली हो, और वो भी पूरे 3 साल के लिए। ये सुनकर सिस्टर इन लॉ वहीं पर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में वो बहुत अच्छे से तैयार होकर शीशे में खुद को देखती है और कहती है आज तो इसके साथ इंटीमेट होकर ही रहूंगी। इसके बाद वो बहुत अदाओं के साथ चलती हुई जांग के पास आती है और उसे सिड्यूस करने लगती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सिड्यूस हो भी गया है। तभी वो मन में कहती है हाँ मुझे लगता है मेरा प्लान काम कर गया, आज तो हमारे बीच वो सब कुछ हो ही जाएगा। ये सुनकर वो मन ही मन हंस रहा होता है। तभी वो उसके पास आता है और वो खुश हो रही होती है, लेकिन वो उसके पास से ऐसे गुजर जाता है जैसे उसने उसे देखा ही नहीं और मन ही मन हंसता रहता है। और उसे ऐसे जाते हुए देखकर जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कितना बड़ा झूठा है, मेरी तरफ देख रहा था तो मुझे लगा ये मेरे पास आ रहा है। और उसे बुरा भला कहती हुई बेड पर सो जाती है। तो वो उसे देखने लगता है जो सोई नहीं बल्कि बहुत प्यारी लग रही थी। तब वो अपने ब्रेसलेट को देखता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जिया जो एनर्जी देख रही थी वो उसी ब्रेसलेट से निकल रही थी जो गुरुजी ने उसे दिया था। अचानक उसे गुरुजी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जब तक तुम ये ब्रेसलेट पहने रखोगे तो इसका मतलब है कि तुम 10 साल और जियोगे और फिर तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो तुम्हारी लाइफ बदल देगा और तुम्हारे लिए बहुत लकी होगा, उसके साथ तुम्हारी डेस्टिनी जुड़ी होगी। इसके बाद वो जिया को देखकर सोचने लगता है कि शायद इसी से मेरी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वे सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जैंग की मॉम उसको कहती है कि मुझे जियान के मन की बातें सुनाई देती हैं। मुझे लगा कि मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम दोनों को भी उसकी बातें सुनाई देती हैं। तो वो कहता है हाँ पहले तो मुझे लगा था कि ये ब्रेसलेट की वजह से है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि अगर ये सब इस ब्रेसलेट की वजह से होता तो आप दोनों को उसकी बातें क्यों सुनाई देती। तभी यू भी कहता है हाँ मुझे भी उसके मन की बात सुनाई देती है। पहले मुझे लगा कि मेरा भ्रम है, लेकिन नहीं यार, वो जो भी बोलती है वो एग्जैक्टली सच हो जाता है। पता नहीं कैसे उसको पहले से ही सब पता चल जाता है। और वे सब ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर जियान आ जाती है और कहती है कैसी हैं, क्या कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग, क्या बात कर रहे हैं आप लोग। और उनके साथ आकर बैठकर नाश्ता करने लग जाती है। तभी वहाँ पर जैंग के दूसरे भाई चैन भी आ जाते हैं जो ज्यादातर आउट ऑफ सिटी रहा करते थे, और उसके साथ उसका एक दोस्त भी आता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, जिन्हें देखकर उनकी मदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जियान अपने
मन में कहना शुरू करती है जो चैन को भी सुनाई दे रहा होता है। वो कहती है कि ये दोस्त जिसे अपने साथ लिए फिरता है ना, असल में ये एक गे है जिसकी नजर इस पर है। इसको पता भी नहीं है कि ये इसके साथ सोना चाहता है। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तभी ये सब सुनकर चैंग उस दोस्त को कहता है सॉरी, लेकिन आप यहाँ हमारे घर में नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो उसका मुंह बन जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं होटल में रह लूंगा। ये बात चैन को बहुत बुरी लगती है और वो चैंग के पास आता है और उससे कहता है कि भाई आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपने मेरे बेस्ट फ्रेंड को घर में रहने से मना क्यों किया? आपको पता है मेरी कितनी इंसल्ट हुई है इस वजह से। तो वो कहता है कि मेरा ख्याल है जियान की मन की बात तुमने भी सुनी ही होगी। वो कहता है हाँ, तो वो कौन सा कोई बहुत अच्छी है, आप भी उसको अच्छे से जानते ही हैं। तो चैंग कहता है कि उसने अब तक जो भी बोला है वो सब सच हुआ है, मैं उसकी बात को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। चैन कहता है नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं, वो मुझ पर ऐसी नजर रख ही नहीं सकता। तभी उसे फोन पर कुछ पता चलता है जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि उसका दोस्त एक गे है। वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वे सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जियान बहुत ज्यादा तेज तेज खा रही होती है। तो चैंग उसको कहता है कि खाना यहीं पर है, कहीं भी भाग नहीं रहा, तुम आराम से खा सकती हो। तभी चैन उसकी प्लेट में खाना डालता है तो वो उसे शक की नजर से देखने लगती है और कहती है कहीं इसकी नजर मुझ में तो नहीं है, बदतमीज का सिस्टर इन लॉ, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। ये सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। तभी यू को कॉल आती है जो शायद कोर्ट से थी। तो वो कहता है कि मॉम मुझे जाना होगा, कुछ बहुत ही अर्जेंट काम है। तो जिया उसे देखकर मन में कहती है ओह नो, ब्रदर के फेस पर रेड लाइंस हैं जो डेंजर की निशानी है, मुझे लगता है ये खतरे में है। इसके बाद वो उसे कहती है कि आप बाहर जा रहे हैं तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। और उसकी मन की बात सुनकर यू चैंग से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लेना चाहिए और उसमें फॉर्चून टेलिंग और डेस्टिनी ये सब इन्वॉल्व कर लेनी चाहिए। ये सुनकर उसकी हंसी निकल जाती है क्योंकि आजकल उनके घर में भी यही हो रहा था। जो भी जिया कहती थी वो सब पूरा होने लग गया था। सभी अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी जियान कहती है हाँ, इसको कुछ होगा तो नहीं, जिंदा तो बच जाएगा, लेकिन इसका एक हाथ टूट जाएगा, वो अलग बात है। ये सुनकर वे दोनों घबरा जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी जियान एक नोट पर कुछ मैजिक करती है और वो बैंक नोट लाकर उसे देती है। तो देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और यू से कहती है ये क्या है, क्या ये मेरे ट्रिप का एक्सपेंस है? तो वो कहती है नहीं, वापस आते समय मेरे लिए कुछ मीठा लेकर आना और इन्हीं पैसों से लेकर आना, ठीक है ना। तो वो कहता है ठीक है और वो पैसे अपने पास। नेक्स्ट सीन में जियान की मदर इन लॉ न्यूज सुन रही होती है और तभी उनको पता चलता है कि जहाँ पर उनका बेटा गया है वहीं पर धमाका हुआ है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती हैं। तभी सामने से यू आता है जिसके हाथ में केक था और वो आकर बताता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जियान की वजह से आज बच गया हूँ, उसने अभी प्रोटेक्ट किया है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें आज रात खाने में क्या खाना है मुझे बताओ, मैं अपनी डॉटर इन लॉ के लिए वही बनाऊंगी। तो वो मन में कहती है कि अचानक से मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों हो गई है, ये तो इतनी अमीर है, ये कब से खाना बनाने लगी, जिन्होंने आज तक कभी किसी काम को उंगली तक नहीं लगाई, मेरे लिए खाना क्यों बना रही है। वो एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सब लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी जिया की नजर जांग की टांगों की तरफ जाती है और उसे वहाँ पर ब्लैक मैजिक दिखाई देता है। वो देखकर कहती है ओह, अब समझ में आया, इसकी टांगों पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और ये बिल्कुल सच है, ये ठीक हो जाएगा एकदम पहले जैसा। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और जांग की तरफ देखने लगते हैं। वो कहती है क्या आप लोग ऐसे क्यों मेरी तरफ देख रहे हैं? और जांग सुबह आता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और मन में कहती है कभी क्यों ले, मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है अभी, एक्साइटिंग। ये सुनकर सब लोग एम्बेरस हो जाते हैं और जांग गुस्से से उससे कहता है हाँ, एहसान होगा तुम्हारा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीन में जैंग सो रहा होता है। तभी वो अचानक बिल्ली की तरह उसके पास आती है और फिर खुद से ही कहती है कि मैं ऐसे क्यों चल रही हूँ, इसको तो मैंने ऑलरेडी नींद की गोली दी हुई है, तो मैं इसके साथ जो चाहे कर सकती हूँ। जिसके बाद वो उसके क्लोज आने लगती है और उसके साथ खेलने लगती है, उसे टच करके। जिसके बाद वो उसके साथ कुछ करती है और फिर कहती है ओह, अब तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, और फिर उसके सीने पर सर रखकर सो जाती है। तभी पता चलता है कि वो जाग रहा था। जिसके बाद वो उठकर उसको प्यार करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो बाहर जाता है अपनी फैमिली में, तो उसकी टांगों में थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, जो देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं और तंग करने लगते हैं कि हमें लगता है कि रात में कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी टांगों में मूवमेंट आ गई है। तभी उसे करवट लेते हुए बातें याद आती हैं जो उसने मन में पूरी फैमिली के सामने कही थी, और क्योंकि पूरी फैमिली उसकी मन की आवाज सुन सकती थी, इस वजह से वो सब अब उसे छेड़ रहे थे और तंग कर रहे थे। ये सोचकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो मन में कहता है क्यों
आखिर क्यों सब लोग उसकी मन की आवाज़ सुन सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी टांगों में आज मूवमेंट हुई है, तो हमें आज डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। लेकिन जैसे ही जियान को ये पता चलता है तो वो कहती है कि मुझे उससे हॉस्पिटल में अभी के अभी जाना है क्योंकि वो डॉक्टर सही नहीं है। जिसके बाद वो उस लड़की के पास जाती है और वहाँ पता चलता है कि वो डॉक्टर एक फ्रॉड था। उसने इन लोगों से सर्जरी के नाम पर पैसे ले लिए थे, लेकिन उसने ज़ैंग का कोई ट्रीटमेंट किया ही नहीं था। इसके बाद वो उसको पुलिस के हाथों पकड़ा देती है और ज़ैंग को एक नए डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां वो उसे अकेले लेकर जाती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो मन में कह रही होती है कि क्या मैं इसकी असिस्टेंट हूँ। इसके बाद वो इतनी भारी हुई शेयर गाड़ी में से निकलती है और उसे लेकर एक छोटे से डॉक्टर के पास आती है जिसका ज्यादा नाम भी नहीं था। इसके बाद वे लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां पर एक लड़ाई चल रही होती है क्योंकि वे एक हर्बल डॉक्टर लू के पास गए थे जो अपनी दवाइयों की वजह से पहचाने जाते थे, लेकिन वो मरने से पहले अपनी सारी दवाइयों के नुस्खे और अपना ज्ञान अपने ग्रैंडसन को दे गए थे क्योंकि उनको अपने बेटे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और अब उनका बेटा अपने बेटे से उसके दादाजी द्वारा दी गई सारी दवाइयों के फॉर्मूला छीनना चाहता था और फॉरेन कंट्री में उसको भेजना चाहता था ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाएं। तो जियान वहां जाती है और ऐसा होने से रोकती है और इसमें ज़ांग भी उसकी पूरी मदद करता है। ये देखकर वो मन में कहती है कि मेरा हस्बैंड कितना अमेजिंग है। ये सुनकर वो मुस्कुराता है। इसके बाद वो डॉक्टर को उसकी टांगे दिखाती है कि क्या मेरे हस्बैंड ठीक हो सकते हैं। ये देखकर डॉक्टर ज़ैंग से कहता है लगता है तुम्हारी वाइफ तुमसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर वो मन में कहती है प्यार तो पता नहीं, लेकिन मुझे जो करना है उसके लिए इसकी टांगों में जान होना बहुत जरूरी है। ये सुनकर ज़ैंग शॉक होकर उसको देखता है और कहता है इस औरत के दिमाग में क्या क्या बातें चल रही होती हैं, ओ गॉड। जिसके बाद वो डॉक्टर जियान को कहता है कि आपके हस्बैंड की टांगे ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। वो लोग मान जाते हैं और रूम में जाते हैं। तभी जियान के दिमाग में बस इंटीमेट होने के ही थॉट्स आ रहे थे और वो सिर्फ उसके बारे में अपने मन में बात कर रही थी जो सुनकर जांग पक चुका था। वो उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। इसके बाद जियान तो एकदम शॉक में रह जाती है, बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। इसके बाद हम जांग को देखते हैं जो कि अपनी टांगों पर खराब होता है, लेकिन उसे भी रियलाइज नहीं होता कि वो खुद से खड़ा है बिना किसी सपोर्ट के। और जब उसको रियलाइज होता है तो उसे बहुत खुशी होती है। यानी वो जब जियान के क्लोज आता था उसकी टांगे ठीक होती जा रही थी और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक से चलने लग गया था और उसकी टांगे बिल्कुल ठीक हो गई थी। और सबका क्रेडिट डॉक्टर के बाद जियान को जाता था। जियांग तो उसको थैंक यू कहता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन जिया के मन में तो अब भी वही चीजें चल रही थी जो सुनकर वो भी परेशान हो जाता है और मन में कहता है कि इसके दिमाग में सिर्फ यही बातें चलती रहती हैं। जिसके बाद दोनों घर पर आते हैं। जिया खुश होकर कार से निकलकर अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी वो नोट करती है कि वो अब तक कार से बाहर नहीं निकला। तो वो कहती है कि तुम घर से बाहर क्यों नहीं आ रहे। वो कहता है कि मैं एकदम से ऐसे कैसे चलने लग गया हूँ, मैं सबके सामने अभी ये सीक्रेट नहीं खोलना चाहता। इसके बाद वो उसकी व्हील चेयर निकालती है जिसपे बैठकर वो अंदर जाता है। एक लड़की आई हुई थी जो किसी पार्टी में इनवाइट करने आई थी। जिया तो उसको देखकर ही समझ आती है कि ये लड़की किसी विलन से कम नहीं है। ऐसा ड्रामा करती है और उसकी ऐसी इंसल्ट करती है कि लड़की को खुद भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे और उसकी मदर इन लॉ भी उसके साथ मिल जाती है। ये देखकर जांग कहता है मॉम, इस घर में एक एक्टर काफी है, प्लीज आप भी इसके साथ मत मिल जाएं। इसके बाद वो लोग उस लड़की को वहाँ से भगा देते हैं और फिर तीनों बहुत ज्यादा हंसते हैं क्योंकि उन्होंने उसको अच्छा सबक सिखाया था। नेक्स्ट सीन में ज़ैंग की मॉम उसके पास आती है और कहती है क्या तुम्हारी टांगे सच में ठीक हो गई हैं? मुझे चलकर दिखाओ। वो उन्हें चलकर दिखाता है जो देखकर वो बहुत खुश होती है और कहती है कि ये सब कुछ जिया की वजह से हो पाया है, अगर वो नहीं होती तो तुम कभी भी ठीक नहीं हो पाते। वो कहता है हाँ। उसके बाद वो कहती है कि बस अब तुम उसके साथ अच्छे से रहना और जल्दी से जल्दी मुझे मेरे ग्रेट ग्रैंडसन की शक्ल दिखा दो। ये सुनकर वो ब्लश करने लग जाता है। जिसके बाद हम ज़ैंग को देखते हैं जो कब से रूम में बैठा हुआ जिया का वेट कर रहा होता है और मन में कहता है कि इतनी देर हो गई, आज ही अब तक कमरे में क्यों नहीं आई। तभी वो नाइटी पहनकर रूम में आती है जिसे देखकर ज़ैंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी वो ज़ैंग के पास आती है और उसे किस करती है। इसके बाद वो भी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने से क्लोज करता है और किस करने लगता है, उसे बेड पे लिटाता है।
तो जियान मन में कहती है, ओ गॉड मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज क्यों हो रही है, और जैंग को खुद से दूर कर देती है और कहती है ठीक है मेरे पास मत आना। इसके बाद वो ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से लपेट लेती है ताकि जैंग उसके पास ना आए और उसे कहती है कि जाओ कहीं और जाकर सो जाओ। ये देखकर वो हंसने लग जाता है और मन में कहता है कि जैसी सोचती है वैसी बोल है नहीं, करने के वक्त तो इसकी जान निकल जाती है। तो इसके बाद वो उसे तंग करने लग जाता है और कहता है अरे ब्लैंकेट तो दो, ब्लैंकेट लेना है। वो कहती है नहीं मैं नहीं दूंगी, और ऐसे ही दोनों पूरी रात लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट डे उनको उसी लड़की की पार्टी में जाना होता है और वहाँ जाने के लिए वो रेडी होकर जियान का वेट कर रहा होता है। तभी वो बाहर आती है और बहुत सुंदर लग रही होती है। उसे देखकर वो तो देखता ही रह जाता है और तभी उसका गाउन उसके पैरों के नीचे आता है और वो गिरने वाली होती है कि वो भागकर अपनी व्हील चेयर से उठकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो मन में उसे देखकर कहती है वाओ मेरा हस्बैंड कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसकी तारीफ करने लग जाती है, जो उसकी मदर इन लॉ भी सुन रही होती है। और ये सुनकर जैंग नर्वस हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी मदर इन लॉ दोबारा से उसे आवाज देती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो, अपनी व्हील चेयर तो ले जाओ। वो भाग के वापस आता है और अपनी व्हील चेयर उठाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लोग पार्टी में जाते हैं जहाँ कुछ लोग जैंग का मजाक बनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि जियान कितनी अनलकी है, इसका हस्बैंड तो चल भी नहीं सकता। सब सुनकर जियान उन सबको बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुम सब लोग मेरे हस्बैंड को डिसेबल पर्सन कह रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों से शर्त लगा सकती हूँ कि तुम लोगों में से कोई भी इसकी एक उंगली की बराबरी भी नहीं कर सकता। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा करने लगती है और जियान पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन तभी जैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरी बीवी पर कोई भी हाथ नहीं उठा सकता। और वो उसे दूर धक्का दे देता है। इसके बाद स्टेज पर मिस्टर यांग सबको वेलकम करते हैं और अपने बेटे के कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सबको बताने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसी खुशी में मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तभी जियान उसके फेस को देखती है और कहती है कि ये बहुत मीन पर्सन है। इसके बाद वो कैलकुलेट करती है तो उसे पता चलता है कि आज वो जिस बेटे का कॉलेज में एडमिशन लेने को सेलिब्रेट कर रहा है वो बच्चा उसका बेटा है ही नहीं। मिस्टर यांग तो इनफर्टाइल है, उसकी वाइफ ने किसी और का स्पर्म अपने अंदर इंजेक्ट किया था, जिसके बाद ये लड़का पैदा हुआ है। जिसके बाद जियांग उस लड़की पर कुछ मैजिक करती है, जिसके बाद वो स्टेज पर जाकर सबके सामने सच बोल देती है कि ये बच्चा मिस्टर यांग का बायोलॉजिकल सन नहीं है। ये सुनकर मिस्टर यांग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी बीवी को मारने से कहते जाते हैं कि कैसे तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। उसके बाद वो उसके बेटे पर भी मैजिक करती है और वो सबके सामने कहने लगता है कि मुझे तो बहुत पहले से पता था कि तुम मेरे फादर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से ही मुझे लग गया था कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया था और जिसके बाद मुझे पता चल गया कि तुम मेरे डैड नहीं हो। और आज तो मिस्टर यांग को शौक पर शौक ही लगते जा रहे थे और वो अपने बेटे को बुरा भला कहने लग जाते हैं। तभी वो कहता है कि ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, तुम भी कोई कम नहीं हो। याद नहीं है तुमने कैसे यांग का एक्सीडेंट करवाया था और फिर उसकी सर्जरी भी करवाकर उसकी टांगे खराब करवा दी थी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यांग ही यांग का दुश्मन है और उसने डॉक्टर को पैसे देकर उसकी सर्जरी खराब करवाई थी ताकि वो चल ना पाए, क्योंकि एक्सीडेंट से उसकी टांगों को कुछ भी नहीं हुआ था, वो आगे बिल्कुल ठीक थी। लेकिन सर्जरी के बाद उसको बताया गया कि उसकी टांगे कार एक्सीडेंट से खराब हुई हैं। उसके बाद पहले तो यांग से माफी मांगते हुए उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम प्लीज मेरे खिलाफ कोई एक्शन मत उठाना। तो यांग कहता है कि तुम्हारी ये गलती मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा, तुम्हारी वजह से मैंने अपने ब्लड रिलेटिव को खो दिया, अपने डैड को खो दिया, तो मैं ये कभी भी माफ नहीं कर सकता। इसके बाद वो कहता है कि ऐसे मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही गलत कह रहे हो। वो उसको मारने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। जिसके बाद जाएंग की मॉम यांग को कहती हैं कि तुम इतना गिर सकते हो और इतने घटिया इंसान निकलोगे, मैं तो तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिलवाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, बहुत जल्द तुम बैंकक्रप्ट हो जाओगे। ये सुनकर यांग हंसने लगता है, बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे तुम लोग जो भी कर लो। देखो मैंने जो करना था वो तो मैंने कर लिया, मेरी वजह से तुम्हारा बेटा लाइफ टाइम व्हील चेयर पर रहेगा और जब जब मैं उसको व्हील चेयर पर देखूंगा मेरे दिल को
को सुकून मिलेगा। तो जांग स्माइल करता है और कहता है कि ओह, तो फिर तो तुम्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। यांग कहता है क्या मतलब, जिसके बाद वो उसको अपनी टांगों पर खड़ा होकर दिखाता है। यांग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जांग कहता है कि ऐसा हो चुका है, जिसके बाद वो वहाँ पुलिस को बुलाता है और कहता है कि इस घटिया आदमी को पकड़कर यहाँ से ले जाओ। जिसके बाद चैन जियांग के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने एक जगह ली है अपनी फिल्म शूटिंग के लिए, लेकिन वहाँ कुछ तो गलत है, हम सब वहाँ जाकर बीमार हो गए हैं। तो वो उसको कुछ पेपर्स देती है और कहती है कि इसका पानी सबको पिलाओ। जिसके बाद वो कुछ मैजिक करती है और वहाँ घूम रही काली शक्तियों को खत्म कर देती है। इधर हम जैन को देखते हैं जो गुरुजी से मिलने आया था और उसे अपनी टांगों पर खड़ा देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे बिठाकर चाय पिलाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम किसी से मिले हो इन दिनों। तो वो कहता है हाँ गुरुजी, मैं एक स्पेशल पर्सन से मिला हूँ रिसेंटली। तो वो कहते हैं कि वो पर्सन तुम्हारी डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुम मुझसे एक बात बताओ। तो जैंग कहता है क्या। तो गुरुजी कहते हैं कि क्या तुम उसके साथ इंटीमेट हुए। ये सुनकर उसके मुंह से चाय ही बाहर आ जाती है, जो देखकर वो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम उससे इंटीमेट नहीं हो जाओगे, तुम दोनों की डेस्टिनी जुड़ ही नहीं सकती। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं जिसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे चैन के सेट पर मिलता है और वो जियांग को साइड पर ले जाता है और उसे उन दोनों का पुराना प्यार याद दिलाने लगता है। तो वो कहती है कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, मैं क्यों अपने इतने प्यारे हस्बैंड को छोड़कर तुम्हारे पीछे आऊंगी, और मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, जो देखकर वो भी सोचने लग जाता है कि इतने में से क्या हो गया है। इधर जियांग का एक्स जानबूझकर ट्रबल क्रिएट करने के लिए उसकी और अपनी पिक्चर पोस्ट करवा देता है, जिसके बाद उसकी बहुत सारी फैंस जियांग को बुरा भला कहने आ जाती है। और तभी जियांग अपना मैजिक यूज करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ जांग आ जाता है और ना सिर्फ जियांग को एक अच्छे हस्बैंड की तरह प्रोटेक्ट करता है, बल्कि उस लड़के को मार भी पड़वाता है। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा खुश होती है और बार बार वो वीडियो चलाकर देख रही होती है और जांग से कहती है कि तुम अमेजिंग हो, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब होने वाला है। तो वो कहता है कि मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया था। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जैंग का असिस्टेंट उसके पास मोबाइल लेकर आया था और उसे सब बताया था कि कैसे लोग जैंग को बुरा बोल रहे थे, और तभी जैंग ने उसको सबक सिखाने के लिए ये प्लान बनाया था। इसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो अपने बेड पे बैठी बाथरूम के अंदर देखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वो अपने मन में कहती है कि बहुत जल्दी ही मुझे इतनी शक्ति मिल जाएगी कि मैं बाथरूम के अंदर भी अपने हबी के एब्स देख पाऊंगी। जिसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो टावर में बाहर आ गया था और उसे ऐसे देखकर पहले तो जैंग ब्लश करती है, लेकिन फिर बाद में वो कहती है कि मैं शर्माऊं क्यों, ये मेरा हस्बैंड है। जिसके बाद वो उसे खींचकर बेड पे लिटा लेती है और उसके ऊपर आ जाती है और कहती है कि हम दोनों कब से एक साथ हैं, लेकिन अब तक हमने कुछ किया नहीं, तो आज करें। तो वो उसे अपने करीब करता है और कहता है आर यू श्योर। तो वो कहती है हाँ। जिसके बाद उनका वाइल्ड रोमांस शुरू होने ही वाला था कि तभी जैंग का फोन बजने लगता है और जैसे ही वो फोन उठाता है तो वो चैन का फोन होता है, जो उसे कहता है कि भाई मैंने आपको याद दिलाना था कि कल हमें ऑक्शन में जाना है। जो सुनकर जैंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कॉल कट कर देता है और तब तक जैंग सो चुकी होती है, जो देखकर उसके पूरे मूड पर पानी फिर चुका होता है। नेक्स्ट डे वे सब ऑक्शन में जाते हैं और जैंग बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। तभी उसकी मदर इन लॉ उसे कहती है कि तुम्हें जो भी पसंद आए तुम ले सकती हो, और जैंग भी कहता है कि हाँ मेरी वाइफ को जो भी पसंद आए, तुम बस मुझे एक इशारा करना, मैं वो चीज तुम्हारे लिए उसी वक्त ले दूंगा। तभी उसकी मॉम कहती है कि बस तुम दोनों ऐसे ही एक साथ रहो और मुझे एक ग्रेट ग्रैंडसन दे दो। जो सुनकर जैंग कहती है कि हाँ, लेकिन हमारा सीन तो कोई बनने ही नहीं देता, कल इतनी मुश्किल से मौका मिला था, वो भी चैन की कॉल की वजह से मेरे हाथ से निकल गया। जैंग की ये मन की बात सुनकर वो सब स्माइल करने लग जाते हैं। तभी वहाँ जियांग की स्टेप सिस्टर अपनी मॉम के साथ आ जाती है और आकर जियांग की बुराइयां करने लगती है और कहती है कि तुम तो इस शादी में खुश नहीं हो। अब तो जियांग कहती है कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं और जांग एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। तभी वो कहती है कि लेकिन तुम्हारी मदर इन लॉ तो तुम्हें पसंद नहीं करती। अब तो जियांग कहती है कि नहीं, वो तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। तभी उसकी मदर इन लॉ भी उसकी साइड लेने लग जाती है और कहती है कि जरूर हमारी फैमिली पर कोई ब्लेसिंग होगी जो हमें जियांग जैसी लड़की मिली है। ये सुनकर उसकी स्टेप सिस्टर जल जाती है और कहती है कि आंटी शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी ये महान डॉटर इन लॉ आपके बेटे को ड्रग करके उसके बेड तक पहुंच गई थी, तभी ये शादी हुई है। तो जांग कहता है कि हाँ, तो अगर इसने ऐसा किया भी तो आज ये मेरे साथ है। अगर तुम्हारी जैसी कोई मुझे ड्रग करती तो 2 दिन में मैं उसे उसकी औकात याद दिला देता। जो सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन में कहती है कि जियांग की बच्ची मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
जिसके बाद ऑक्शन शुरू हो जाता है और सबसे पहले एक वाइट और ब्लू कलर का वेस प्रेजेंट किया जाता है जो बहुत ज्यादा सुंदर था और जांग उसकी बोली बढ़ाता जा रहा होता है सिर्फ जियांग को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन तभी जियांग मन में कहती है कि कितना बड़ा पागल है, एक अजीब सी बेकार चीज के लिए इतने पैसे लगा रहा है। ये सुनकर जांग हैरान होकर उसे देखता है और बोली बढ़ाना छोड़ देता है और मजबूरी में वो वेस याओ याओ लोगों को खरीदना पड़ जाता है, वो भी 13 मिलियन में। जिसके बाद अगली चीज एक रिंग थी जिसे ऑक्शन में प्रेजेंट किया जाता है। तभी जियांग उस रिंग को देखती है और कहती है कि मुझे ये रिंग चाहिए। तो जांग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम जितनी चाहो बोली लगा सकती हो। तो जियांग उसके लिए 50 मिलियन की बोली लगाती है। तो सब लोग कहते हैं इतनी छोटी सी और मामूली सी रिंग की वर्थ 50 मिलियन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये फैसला बिल्कुल गलत किया है और जियांग के बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं। तभी जांग कहता है मेरी वाइफ को जो भी पसंद है चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और वो रिंग ले लेती है। जिसके बाद वो उस पर अपना मैजिक करती है और फिर जांग को दे देती है और कहती है कि ये रिंग अब तुम्हारा ख्याल रखेगी। जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि वहाँ एक व्यक्ति ऐसा है जो मैजिक कर रहा है। जिसके बाद वो उसका ब्लैक मैजिक तोड़ने के लिए उस पर अटैक करती है तो वो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी बहुत समय से जांग फैमिली के पीछे पड़ा हुआ था और उन्हें अपने मैजिक से बीमार कर रहा था। जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं और वहाँ जाकर इंटीमेट होने ही लगते हैं कि फिर से चैंग की आवाज से डिस्टर्ब हो जाते हैं और चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में कहता है कि मुझे अब तो पक्का यकीन हो गया है कि ये चैन जानबूझकर ऐसा करता है, क्योंकि उसे डर है कि जायदाद में बंटवारा हो जाएगा और एक और हिस्से का हिस्सा करना पड़ेगा। जिसके बाद चैंग सो जाती है। इधर हमें पता चलता है कि वो ब्लैक मैजिक करने वाला चैंग की स्टेप सिस्टर के साथ मिल गया है, जिसके साथ मिलकर वे चैंग की रेप्यूटेशन खराब करने का प्लान बनाती है और उसे ड्रग करके एक लड़के के साथ रूम में बंद कर देती है। लेकिन चैंग अपनी मैजिकल पावर से सब ठीक कर देती है। लेकिन इन सब में उसे ये भी रियलाइज हो जाता है कि चैंग उससे सच में बहुत ही सच्चा वाला प्यार करता है और जब तक वो उसके साथ है तो उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वे दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस विलन को देखते हैं जो जियांग की स्टेप सिस्टर की मदद से जियांग को अपने पास बुलाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जियांग को जांग से ही शक्तियाँ मिलती हैं। और तभी वहाँ पर जियांग उसे बचाने के लिए आ जाती है। जिसके बाद दोनों में अच्छी खास फाइट होती है जिसमें जियांग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। लेकिन वो जांग को बचाने के लिए खड़ी रहती है। तभी जांग उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। जिसके बाद दोनों किस करते हैं और जियांग को थोड़ी शक्ति मिलती है तो वो उन शक्तियों की मदद से उसे हरा देती है। लेकिन तभी जांग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है तो वो रोने लग जाती है। तभी जांग कहता है तुम रो नहीं, मैं ठीक हूँ, और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जियांग उसे हॉस्पिटल ले जाकर जाती है और जैंग को हॉस्पिटल बेड पर देखकर बहुत रोती है और कहती है प्लीज जाग जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें देखकर ही जीती हूँ, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मुझे तुमसे कब प्यार हो गया, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ। जिसके बाद वो उसे किस करती है और खुद भी उसके सीने पर बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में उसकी आंख खुलती है तो वो 1985 में थी। वो चिल्ला कर उठती है। तभी जैंग जो कि नहा रहा था भागकर उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ। उसे शर्टलेस देखकर वो आती है तो वो कहता है क्या हुआ है मुझे बताओ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। वो मन मन में कहती है अब तो बहुत अच्छा देख लिया मेरे सेक्सी हबी। ये सुनकर वो स्माइल करता है और कहता है अच्छा तो मैं सेक्सी हूँ। तो वो हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये सोच रही थी। तब वो उसे बताता है कि तुम जो भी मन में कहती हो मुझे पता चल जाता है। तो वो हैरान हो जाती है और फिर ब्लश करने लग जाती है, यानी उसकी वो सारी बातें जैंग ने सुनी थी और उसे तो ये सोच सोच कर भी शर्म आ रही थी। जिसके बाद जैंग उसे कहता है चलो कंटिन्यू करें और चादर अपने ऊपर ले लेता है। जिसके साथ ही ये ड्रामा खत्म हो जाता है।